Hello guys, hopefully you will be fine and great. Today we will discuss homeostasis in humans. Last time हमने देखा था homeostasis in plants. अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स कैटेगरी आती है वो है ह्यूमंस की। और जो ह्यूमंस हैं डेट हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस। इनमें ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से इट्स एन हाईली डेवलप्ड सिस्टम दैट इज़ इन ह्यूमंस। हम इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। अगर बात की जाए इन ह्यूमंस तो देर आर 3 मेजर ऑर्गन्स जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वो कैसे होम्योस्टेसिस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इन 3 मेजर ऑर्गन्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लंग्स को, फिर हम देखेंगे स्किन को एंड देन किडनीज। अगर बात की जाए लंग्स की तो ये जो लंग्स होते हैं ये बॉडी के अंदर मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, या आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द बॉडी। कैसे इसको बैलेंस करता है? बाय रिमूविंग extra carbon dioxide from the body. So in this way it maintain the carbon dioxide or balance carbon dioxide in the body. Next है जी स्किन। अगर स्किन की बात की जाए तो इसके 2 मेजर रोल हम डिस्कस करेंगे। इट्स इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर फर्स्ट इसका रोल है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और सेकंड है इट ऑल्सो रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड सोल्ट्स फ्रॉम द बॉडी बाय स्वेट। बाय स्वेट फॉर्मेशन जो स्किन है इट ऑल्सो रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड सोल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब इसमें यूरिया भी आ जाता है, ठीक है जी, और यूरिक एसिड भी आ जाता है। थर्ड जो बहुत अहम कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है वो है किडनीज। और किडनीज के भी अगर बात की जाए किडनीज की तो इसका मेन फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, राइट, एंड दिस यूरिन फॉर्मेशन इज डन बाय ब्लड फिल्ट्रेशन। और जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो इससे बहुत से वेस्ट कंपोनेंट रिलीज होते हैं जिनमें वाटर होता है, सोल्ट्स होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इट्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन बाय ब्लड फिल्ट्रेशन। तो किडनीज में जब ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो उसके अंदर जितने भी वेस्ट कंपोनेंट हैं मोस्टली जिनमें वाटर है, सोल्ट्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये रिलीज़ होते हैं और यही अल्टीमेटली
मेक यूरिन। आपका जो यूरिन है वो मोस्टली इन्हीं कंपोनेंट्स पर, इन्हीं वेस्ट मटेरियल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है जी। जो ब्लड सेल्स हैं और जो प्रोटीन्स वगैरह हैं, बड़े मोलिक्यूल्स हैं, वो फिल्ट्रेशन में पास नहीं होते। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, सो दीज आर द organs, lungs, skin and kidneys that play important role in homeostasis। और इन तीनों के ज़रिए जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स हैं, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं, उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो दीज ऑर्गन्स प्ले रोल इन होम्योस्टेसिस। अब सबसे पहले डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं स्किन को। स्किन के दो रोल हमने डिस्कस किए थे। इट इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल्सो रिमूव एक्स्ट्रा वाटर सोर्स, यूरिया etc। अब सबसे पहले हम स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि स्किन बेसिकली है क्या। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिहाज से बात की जाए तो स्किन इज़ एन आउटर लेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इट्स एन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यू कैन से लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, सो इस लिहाज से हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर इंटरनल की बात की जाए तो फिर उसमें वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। और ये जो स्किन है, देयर आर 2 layers of स्किन। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इसमें इनर होती है। ओके, आउटर एंड इनर। अगर आउटर लेयर की बात की जाए तो इट्स एन एपिडर्मिस, और इनर लेयर की बात की जाए तो इट्स एन डर्मिस। याद रखें, जहां भी वर्ड एपी आए इसका मतलब होता है अपर, और डर्मिस का मतलब होता है लेयर। सो अपर लेयर, ये जो अपर लेयर है, इट हैव रोल इन प्रोटेक्शन। बेसिकली इट्स एन प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बैरियर का काम करती है, डिफेंस सिस्टम का काम करती है, ताकि जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, जर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या कोई भी केमिकल है वो बॉडी में ये ना जा सके। टॉक्सिक केमिकल्स के अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है जी। एक तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये याद रखना है इसका कि इट्स एन प्रोटेक्टिव लेयर। सेकंड हमने याद रखना है कि देयर आर नो ब्लड वेसल्स इन दिस लेयर। इस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है जी। और मोस्टली जो आउटर लेयर होती है, आउटर पार्ट इसका होता है, डेट इज़ डेड पार्ट। हमारी ये जो स्किन है, इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है, इट्स एन डेड पार्ट, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो फिर क्वेश्चन ये है कि फिर कैसे इसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलती है, सारी चीज़ें मिलती हैं। इस लिहाज से इसका कनेक्शन होता है डर्मिस के साथ। जो डर्मिस लेयर है ये इसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। सो डेट इज़ ऑल अबाउट एपिडर्मिस। नेक्स्ट जो लेयर है वो है डर्मिस। ठीक है जी। ये जो डर्मिस लेयर है, इट्स एन इनर लेयर। और क्या फ़र्क है एपिडर्मिस और डर्मिस में, इसके मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। डर्मिस सबसे पहले इनर लेयर है और इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। इट कंटेन ब्लड वेसल्स। ठीक है जी। ब्लड वेसल्स के अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इट कंटेन सेंसरी
nerve endings. It contain glands, it contain hairs and fat cells. ये इसमें होते हैं जी. सबसे पहले बताया इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक सिंपल वर्ड लिख लेते हैं रिसेप्टर्स. इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हीट के रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है जी. थर्ड जो कंपोनेंट लिखा है मैंने वो है ग्लैंड्स. इसमें दो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. इसमें हेयर्स होते हैं और फैट सेल्स होते हैं. इन सब का डिफरेंट रोल होता है डर्मिस लेयर के अंदर. ठीक है जी. और ये कहीं ना कहीं इसके ये वाले जो रोल्स हमने डिस्कस किए हैं इनके अंदर शामिल होते हैं ये. ठीक है जी. अच्छा जी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया स्किन की लेयर्स को, इसके स्ट्रक्चर को, बेसिकली इट्स एंड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसका फंक्शन, कि स्किन का फंक्शन क्या है, रोल क्या है. ठीक है. जैसे पहले बताया कि इट्स इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव एक्स्ट्रा सोल्ट्स, वाटर, यूरिया फ्रॉम द बॉडी बाय स्वेट फॉर्मेशन. अब यहाँ थोड़ी सी कंडीशनल स्टडी हम कर लेते हैं कि कैसे स्किन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है. तो कंडीशन उसमें क्या है कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें ड्यूरिंग विंटर, ये कंडीशन है. और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग समर कैसे स्किन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, क्योंकि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन में या तो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है या टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है. ठीक है जी. सो ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि डर्मिस लेयर के अंदर फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो फैट सेल्स हैं ये इंसुलेशन का काम करते हैं या इंसुलेट लेयर का काम करते हैं. अब इंसुलेशन से क्या मुराद है, दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है जी. मेंटेनेंस में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ड्यूरिंग विंटर बॉडी से हीट का लॉस ना हो तो बॉडी टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो 37 ही होगा. ठीक है जी. तो ये जो फैट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इंसुलेशन का काम करते हैं या इंसुलेट लेयर का काम करते हैं एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. सेकंड, डर्मिस लेयर के अंदर हमने देखा था कि हेयर्स होते हैं और ये हेयर्स अटैच होते हैं विद मसल्स, विद स्मॉल मसल्स. ठीक है. एंड दैट मेक अ स्ट्रक्चर called as goosebumps. ठीक है जी. वो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो यही टर्म है. ठीक है जी. अब होता क्या है, इनका क्या रोल होता है, गूसबम्प्स का क्या रोल होता है, बेसिकली इट एक्ट एज blanket of warm air. It act as blanket of warm air. ठीक है जी. सो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये ड्यूरिंग विंटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये कम होने नहीं देते, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसमें टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, लेकिन ये जो कंपोनेंट हैं ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं. राइट. ये एक कंडीशन हमने डिस्कस कर ली है. सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं ड्यूरिंग समर, यानी कि जब बाहर गर्मी होती है
जैसा कि आजकल के दिन हैं, जो बाहर का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो फिर कैसे स्किन ड्यूरिंग समर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है? तो इसमें हमने डिस्कस किया था डर्मिस लेयर के अंदर होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्वेट को, जैसा इनके नेम से जाहिर है। और इस स्वेट की क्या होती है? एवेपोरेशन होती है। अब इस पॉइंट को आपने समझना है। मैंने बताया कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं दैट प्रोड्यूस स्वेट, जिसकी क्या होती है? एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन क्या है कि जब भी कोई लिक्विड स्टेट फॉर्म वेपर्स में कन्वर्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन कहते हैं। तो स्वेट की बेसिकली एवेपोरेशन होती है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एवेपोरेशन जो है इट्स एन कूलिंग प्रोसेस। इट्स एन कूलिंग प्रोसेस। या आपने एक और सेंटेंस सुना होगा इसके बारे में, इट कोस कूलिंग इफेक्ट। एवेपोरेशन कोस कूलिंग इफेक्ट। अब यहाँ एवेपोरेशन किसकी हो रही है? फॉर एग्जांपल वाटर की हो रही है, तो उस एवेपोरेशन के लिए वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हीट रिक्वायर्ड होती है, या हम इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाइड कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है तो उनकी एवेपोरेशन भी सबसे पहले होती है। तो होता क्या है कि ये जो स्वेट है ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है बॉडी हीट को, और फिर इसकी क्या हो जाती है? एवेपोरेशन। और जब ये बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वेपोरेशन होती है, तो इट कोस कूलिंग इफेक्ट। सो दैट्स व्हाई वेपोरेशन इज एन कूलिंग प्रोसेस। तो इसीलिए हमें समर में बाय स्वेट फॉर्मेशन कूलिंग का एहसास होता है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ इस स्वेट में किन किन चीज़ों की रिमूवल होती है? एक्स्ट्रा सोल्ट्स की, वाटर की, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है जी। इस स्वेट के साथ क्या होता है? एक तो ये स्वेट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ड्यूरिंग समर, और सेकेंडली इसकी वजह से जो वेस्ट कंपोनेंट है वो भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। सो इस तरह जो स्किन है वो ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मियों में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। ठीक है जी। इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं होता। That is all about skin, its structure and function and how it maintain body temperature. नेक्स्ट हमने जो कंपोनेंट डिस्कस करना है वो है लंग्स। लंग्स हमने स्टार्ट पे पढ़ा था कि जो लंग्स हैं डेट मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, डेट मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है? सेल्स के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले कहाँ बनती है? सेल्स में। ये आपने याद रखना है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है डेट गोज टू टिश्यूज, यहाँ हम लिख लें टिश्यू फ्लूइड। ठीक है जी। टिश्यू फ्लूइड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है डेट गोज टू ब्लड, और ब्लड से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ जाती है? इनटू लंग्स। तो इट्स एन पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स में बनती है बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, देन इट गोज टू टिश्यू फ्लूइड, ब्लड में जाती है, और फिर कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स में क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी से रिमूव हो जाती है
by removal of air by exhalation. ठीक है जी. So it's a simple pathway to understand how lungs maintain carbon dioxide, how lungs maintain CO2 level in the body, how lungs balance carbon dioxide. So that is all about today lecture, and that was homeostasis in humans. Hopefully you enjoy this lecture. Share with your friends. Best of luck and Khuda Hafiz.